अंबेडकर जी के हाथ में संविधान ही क्यों? लेखक हेसूस याचरेज बता रहे हैं कि आखिर अंबेडकर जी को हमेशा केवल संविधान के साथ ही क्यों दिखाया जाता है। उनके हाथों में कभी जाति का विनाश या बुद्ध और उनका धम्म क्यों नहीं होती? चाहे मूर्ति हो या पोस्टर, डाक टिकट अथवा होलोग्राम। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को लगभग हमेशा भारत के संविधान को अपने बाजू में दबाए दिखाया जाता है। ये दिलचस्प है कि संविधान की प्रति अपने हाथों में लेकर या बाजू में दबाकर उन्होंने कभी अपना फोटो नहीं खिंचवाया। उन्हें संविधान के साथ दिखाने का उद्देश्य शायद इस महान दस्तावेज के निर्माण में उनकी भूमिका की याद दिलाना है। परंतु पिछले कुछ समय से अंबेडकर जी की इस छवि का इस्तेमाल उन्हें भारतीय राष्ट्र के एक समर्पित सेवक और ऐसे राजनीतिक आंदोलनों जो उनके सिद्धांतों और लक्ष्यों के खिलाफ थे, जैसे हिंदू दक्षिणपंथी आंदोलन के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। मुझे ऐसा करने वालों के इरादे संदेहास्पद लगते हैं। संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता, परंतु क्या हमें एक क्रांतिकारी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और समालोचक के रूप में उनके काम को भी याद नहीं रखना चाहिए? यह अजीब है कि अंबेडकर जी को हमेशा संविधान के साथ दिखाया जाता है। उनके हाथों में कभी जाति का विनाश या बुद्ध और उनका धम्म नहीं होती। उन्हें मनुस्मृति का दहन करने वाले के रूप में भी तो याद किया जा सकता है। अंबेडकर जी ने जो कुछ भी कहा और किया वह हिंदू राष्ट्र के आख्यान से मेल नहीं खाता है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम उसे याद रखें। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अंबेडकर जी अपने बाजू में संविधान क्यों दबाए हुए हैं और उन्हें उस रूप में ही क्यों याद किया जाता है। अंबेडकर जी को संविधान का मसवदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इस बारे में कई गलतफहमियां हैं। आमतौर पर माना जाता है कि समझदार, परिपक्व और उदार गांधी ने इस पद के लिए अंबेडकर का नाम नेहरू को प्रस्तावित किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी पर जब्बार पटेल की फिल्म, जो मोटे तौर पर तथ्यात्मक है, भी हमें यही बताती है। परंतु तत्कालीन घटनाक्रम को ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि गांधी ने अंबेडकर जी के मसवदा समिति का अध्यक्ष बनने की राह में भरसक रोड़े अटकाए थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि 1930 के दशक से ही गांधी और अंबेडकर जी के रिश्ते तनावपूर्ण थे। दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ और इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। उस समय गांधी जी ने दलितों को हरिजन का नाम दिया था। ये नामकरण दलितों के हिंदू होने पर जोर देता था। इसके विपरीत अंबेडकर जी का तर्क था कि चूंकि हिंदू ही दलितों के मुख्य दमनकर्ता हैं, अतः केवल पृथक मताधिकार के जरिए ही दलित अपनी आवाज दुनिया को सुना पाएंगे। सन 1940 के दशक में भी अंबेडकर जी और गांधी जी के मतभेद सुलझ नहीं सके। अंबेडकर जी की मूल प्रतिमा की तस्वीर पर आधारित काल्पनिक तस्वीर। स्वतंत्रता के ठीक पहले के कुछ वर्षों में राजनीतिक दृष्टि से अंबेडकर जी अत्यंत विकट स्थिति में थे। उनकी मान्यता थी कि पूना पैक्ट ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दलित कभी राजनीतिक दृष्टि से इतने शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे कि वे अपने हालात को बेहतर बना सकें। अंबेडकर जी को आशंका थी कि स्वतंत्र भारत की सरकार दलितों को गुलाम बनाकर रखेगी और वे कष्ट भोगते रहेंगे। यह मान्यता पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और कांग्रेस को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी को समर्थन देना बंद कर दिया था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए दबाव बना रही थी। ऐसी परिस्थितियों में अंबेडकर जी राजनीतिक दृष्टि से अकेले पड़ गए थे। यही कारण था कि वे दलितों के लिए देश के बाहर से समर्थन जुटाने का यत्न करने लगे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को पत्र लिखे। इनमें शामिल थे अमरीकी समाजशास्त्री और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता W.E.B. डू बोयस और यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल भी। अंबेडकर जी ने कई पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताना था कि हिंदू धर्म और कांग्रेस किस तरह दलितों का दमन कर रहे हैं। ऐसी ही एक पुस्तक थी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनकबिल्स, जो 1945 में प्रकाशित हुई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अंबेडकर जी को देश के विधि मंत्री के रूप में शपथ दिलाते हुए। गांधी भी चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने के संथानम और सी राजगोपालाचारी से अंबेडकर जी की पुस्तक का जवाब देने को कहा। तदनुसार 1946 में संथानम और राजगोपालाचारी की क्रमशः आम्बेडकर्स अटैक और अंबेडकर रिफ्यूटेड शीर्षक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। दोनों पुस्तकों में ये दावा किया गया था कि अंबेडकर जी दलितों के असली और सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं और न ही दलितों पर उनका कोई प्रभाव है। गांधी ने सरदार पटेल को भी चेतावनी दी कि वे अंबेडकर जी से सावधान रहें। सन 1946 के आसपास अंबेडकर जी और पटेल ने स्वतंत्र भारत में दलितों के भविष्य पर चर्चा शुरू की। अंबेडकर जी चाहते थे कि विधानमंडलों में दलितों को ज्यादा आरक्षण मिले, जबकि पटेल को लग रहा था कि यह कांग्रेस के सबसे मुखर आलोचकों में एक को पार्टी में शामिल करने का सुनहरा मौका है। इस चर्चा के बारे में पता चलने पर 1 अगस्त 1946 को गांधी ने पटेल को लिखा कि अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर भरोसा किया जा सके।
उन्होंने लिखा, ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत सावधान रहना होगा जो अपनी सुविधानुसार कभी भी ईसाई, मुसलमान या सिख बन जाता है और फिर अपने धर्म में वापस भी आ जाता है। कुल मिलाकर इस बात की बहुत कम संभावना है कि गांधी ने संविधान की मसविदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए अम्बेडकर जी का नाम प्रस्तावित किया होगा। दिल्ली में संसद भवन के सामने अम्बेडकर जी की प्रतिमा। कांग्रेस ने व्यवहारिक कारणों से अम्बेडकर जी को नेहरू सरकार में शामिल किया। स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर जी राजनीतिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो गए थे। बंगाल से चुने जाने के बाद उन्होंने संविधान सभा की अपनी सदस्यता खो दी थी। जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्होंने अम्बेडकर जी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, पाकिस्तान चले गए। अम्बेडकर जी के सामने अब जो विकल्प थे वे बहुत सीमित और कठिन थे। वे बम्बई लौटकर अपने साथियों को फिर से इकट्ठा करने का यत्न कर सकते थे या अंदर से व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर सकते थे। अम्बेडकर जी ने दूसरा विकल्प चुना। कांग्रेस और नेहरू को लगा कि नई सरकार के आलोचकों को तुष्ट करने का यह एक अच्छा मौका है। नेहरू और पटेल देश में सभी प्रकार के मतभेदों और असहमतियों को कम करना चाहते थे, फिर चाहे वे दलितों से संबंधित हों, मुसलमानों से या फिर राजे रजवाड़ों से। अम्बेडकर जी की कमजोर स्थिति के मद्देनजर कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जरिए संविधान सभा के सदस्य के बतौर M.R. जयकर के स्थान पर अम्बेडकर जी का चुना जाना सुनिश्चित किया। संक्षेप में, अम्बेडकर जी ने नेहरू मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना इसलिए स्वीकार किया ताकि वे स्वतंत्र भारत में दलितों को अधिक से अधिक अधिकार दिलवा सकें, परंतु उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नेहरू की यह अपेक्षा थी कि अम्बेडकर जी मजबूत और एकताबद्ध भारत के पक्ष में खड़े हों और पाकिस्तान में रह गए दलितों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित करें। नेहरू ने ये साफ कर दिया था कि अम्बेडकर जी को कांग्रेस की निंदा करने से बचना होगा। जैसे अप्रैल 1948 में जब अम्बेडकर जी ने कांग्रेस के प्रति कुछ असंतोष जाहिर किया, तब नेहरू ने अम्बेडकर जी को पत्र लिखकर यह चेतावनी दी कि कैबिनेट का सदस्य होने के नाते उन्हें कांग्रेस के प्रति मित्रवत भाव रखना होगा या कम से कम ऐसी बातें करने से बचना होगा जिन्हें कांग्रेस पर हमले के रूप में देखा जाए। इस प्रकार नेहरू का अम्बेडकर जी को उनकी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण एक तरह से उनकी नई सरकार के विरोध और उसकी आलोचना को भोंदका करने के प्रयास का हिस्सा था। संसद भवन के सामने डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा। इस प्रतिमा में उनके हाथ में संविधान की प्रति प्रदर्शित की गई है। संविधान की मसविदा समिति के सदस्य बतौर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के पश्चात भी अम्बेडकर जी को ये लगता रहा कि संविधान शायद दलितों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकेगा। आज हम पाते हैं कि संविधान के मिश्रित नतीजे हुए हैं। आज भी करोड़ों लोग अछूत प्रथा का दंश झेल रहे हैं और संविधान उन्हें इससे मुक्ति नहीं दिला सका है। संविधान की प्रति बाजू में दबाए अम्बेडकर जी दलित एकता और सशक्तिकरण के प्रतीक बन गए हैं। उनकी इस छवि का प्रयोग उन्हें देश के एक वफादार सेवक और जाति प्रथा पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। अम्बेडकर जी को केवल संविधान निर्माता बताने से काम नहीं चलने वाला है। अम्बेडकर जी को जाति, अछूत प्रथा, सामाजिक अन्याय, कांग्रेस और गांधी के आलोचक के रूप में भी याद रखा जाना चाहिए।